श्रेष्ठ कविता ओम प्रकाश वाल्मीकि द्वारा रचित एक कविता जो मानवीय मूल्यों को अभिव्यक्त करती है। ओम प्रकाश वाल्मीकि के संदर्भ में थोड़ी सी जानकारी हम लेते हैं। इनका जन्म 30 जून 1950 को उत्तर प्रदेश के जिला मुजफ्फरनगर के बरला में हुआ और मृत्यु अभी पिछले महीने में हुई है, उनकी नवंबर में हुई है 2013। ये बहुआयामी प्रतिभा संपन्न रचनाकार है। दलित साहित्य में एक जाना माना नाम, केवल दलित साहित्य ही नहीं बल्कि विश्व साहित्य में एक जाना माना नाम यदि किसी का लिया जाता है तो वो है ओम प्रकाश वाल्मीकि। अब दलित विमर्श शायद आपके लिए एक नया होगा, मेरे ख्याल से पहली कविता है दलित साहित्य में आपके पाठ्यक्रम में, आप पहली बार पढ़ रहे होंगे ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि दलित साहित्य अभी पिछले कुछ दशकों से जो है दलित साहित्य जो है अभी लिखा जा रहा है। पहले मराठी साहित्य में था, बाद में हिंदी साहित्य में आया। वास्तव में हिंदी साहित्य में 1903 के बाद सरस्वती पत्रिका में एक कविता छपी थी, हीरा डोम की, अछूत की शिकायतनामा। वहां से हिंदी साहित्य में दलित साहित्य का आरंभ माना जाता है। और फिर अभी चलकर 90 के दशक में और अभी 2000 और अभी उसके बाद इन दशकों में जो है दलित साहित्य जो है जोर पकड़ता हुआ नजर आता है। मराठी साहित्य में ज्यादातर दलित साहित्य लिखा गया है, अभी हिंदी में वो आ रहा है। आरंभिक दलित साहित्य में ओम प्रकाश वाल्मीकि का नाम लिया जाता है। इन्होंने कहानियां लिखी, कविता लिखी, उपन्यास लिखा, इन्होंने नाटक भी लिखे हैं। यह एक अच्छे अभिनेता भी है और दिग्दर्शक भी है। लगभग 60 नाटकों में इन्होंने अभिनय किया और नाटकों का दिग्दर्शन भी किया है। ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचनाओं में उनकी आत्मकथा भी आती है, जूठन नामक। जूठन यह आत्मकथा विश्व के कई भाषाओं में इसका अनुवाद हुआ है। भारतीय भाषा में तो हुआ है, विदेशी भाषाओं में भी इसका अनुवाद हुआ है। जूठन से ओम प्रकाश वाल्मीकि का जो परिचय है और भी जो बढ़ गया है। जूठन यह प्रसिद्ध रचना है उनकी। आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न में जूठन पूछा जा सकता है कि जूठन आत्मकथा किसकी है या जूठन किस विधा की रचना है, आत्मकथा, कविता, कहानी, नाटक। 1 मार्क के लिए प्रश्न आ सकता है, तब आपको ये याद रखना है। जूठन में वास्तविक अनुभूति की अभिव्यक्ति उन्होंने की है। जीवन में जो उन्होंने भोगा था उस सच्चाई की अभिव्यक्ति उसमें की गई है। दलित साहित्य यह भोगे हुए सत्य को अभिव्यक्त करता है। उपेक्षित, पीड़ित, घृणा, शोषण जिनका हुआ है, जो घृणा से गुजरते हुए आए हैं, जिनका अपमान पद पद पर हुआ है, हजारों सालों से जिनका शोषण हर स्तर पर किया गया है, ऐसा दलित समाज। उस दलित समाज को साहित्य के माध्यम से हम तक पहुंचाने का काम जो है कई साहित्यकारों ने किया, उसमें से एक है ओम प्रकाश वाल्मीकि। जब हम साहित्य पढ़ते हैं तो हमारे भीतर जो है रोए खड़े होते हैं, आंखों से आंसू निकलने लगते हैं, क्रोध से मुठ्ठियां हम खींच लेते हैं, किसी वस्तु पर उसका प्रहार कर कर क्रोध को प्रकट करने की कोशिश करते हैं। ऐसा दलित साहित्य। दलित साहित्य मनुष्य को मानव बनने की प्रेरणा देता है, मनुष्य को, पत्थर दिल मनुष्य को संवेदनशील बनाता है। वास्तव में दलित साहित्य यह मनुष्य का ब्रेन वॉश करता है। जिस परंपरा, जिन संस्कारों से लेकर हम अब तक चले आए हैं, उन संस्कारों की धज्जियां वो उड़ा देता है। वो जिन अपमानों को, जिस दर्द को सहते हुए आए हैं, वो ईश्वर की सत्ता मानने से ही इनकार करते हैं, क्योंकि ईश्वर उनके लिए है ही नहीं, ईश्वर के द्वार उनके लिए थे ही नहीं।
कभी द्वार खुलते ही नहीं थे। मराठी में महारचा चौदार तलाव सत्याग्रह, कालाराम मंदिर प्रवेश, ऐसी घटनाएं आपको पता? मंदिर में प्रवेश नहीं, घर में अच्छा पकवान नहीं पका सकते, दलित घर में बिजली नहीं जला सकते, बिजली तो थी नहीं, दिया भी जलाने के लिए तेल भी कहां से आएगा। यदि कोई गलती से कहीं कोई ग्रंथ पाठ कर रहा है धार्मिक ग्रंथ का, यदि वो श्लोक, यदि कोई दलित बाहर से गुजर रहा है, गलती से उसके कानों में वो श्लोक पड़ गए, गलती से सुन लिया, तब उसकी सजा जो है गर्म शीशे का पानी उसके कान में डाला जाता था। ये दलित तो उनकी सच्चाई है, इतिहास जब आप पढ़ोगे। झाड़ू पीछे बांधना, गले में मटका बांधना, क्योंकि नीचे थूक नहीं सकते, थूकना है तो उसी मटके में थूको, झाड़ू पीछे बांधना पड़ता है। यदि कोई सवर्ण या पंडित या ब्राह्मण दिखाई देता है सामने, तो पैरों में जूते हैं या चप्पल जो भी है, तो उसे उठाकर सर पे रखना है और उसे नमस्ते वमस्ते जो भी राम राम है, तो वो सब करते हुए नीचे गर्दन करके जाना है। ये उस समय था, छूत अछूत था, जाति भेद यह परम उसका उत्कर्ष हो गया था। आज कम दिखाई देता है, स्टैंडर्ड रूप में आज थोड़ा सा बदल गया है। हमें बाहर से आज जाति व्यवस्था नहीं दिखती है, लेकिन भीतर से हम कट्टर जातिवादी बन गए हैं। मनुष्य आज अपने आप को कितना भी सभ्य समझने क्यों न लगे, हम पढ़ाई लिखाई करते हैं ऊंचे से ऊंचे स्तर की, अपने आप को पढ़ा लिखा कहते हैं, भौतिक स्तर पर हमारा विकास हो चुका है हर स्तर में विज्ञान के आने के कारण, इसलिए हम जो है अपने आप को जो है सभ्य मानने लगे। रहन सहन खाना पीना सब कुछ स्टैंडर्ड लेवल का चल रहा है, मानक स्तर का। लेकिन जब तक मनुष्य के भीतर सभ्यता नहीं आएगी, बाहर से हम सभ्य हो गए, मनुष्य जब तक भीतर से सभ्य नहीं होगा तब तक वास्तविक विकास नहीं हो सकता। इसलिए हम पीछे हैं। इसलिए आज डॉलर की कीमत 63-64 रुपए में है, 64 रुपए में $1। जब तक हमारे मानसिक विकास नहीं होता तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। उसमें से एक कारण मैं वर्ण व्यवस्था के संदर्भ में बात करूंगा। 4 वर्ण हैं हमारे, कौन कौन से हैं? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ब्राह्मण वैश्य जो है क्षत्रिय शूद्र संदर्भ। ब्राह्मण का जन्म यह ब्रह्मा के मुख से हुआ है, ऐसा कहा जाता है। हमारे धार्मिक ग्रंथों में, मनुस्मृति में ऐसा कहा गया है, ब्रह्मा के मुख से हुआ ऐसा कहा। क्षत्रिय का जन्म यह भुजाओं या बाहु से हुआ ऐसा कहा। वैश्य का जन्म पेट से, अब ये विवादास्पद है, कोई कहता है जांघ से हुआ, कोई कहता है पेट से हुआ, हम पेट से मानेंगे। शूद्र का जन्म पैर से हुआ। अब ये जन्म बताए गए हैं कार्य के अनुसार। बाद में इसके संदर्भ में हम चर्चा करते, विमर्श करते हैं। अब सबसे पहले तुलसीदास का में हम जब रचना पढ़ते हैं, हम तुलसीदास का रामचरितमानस या उससे पहले की जो रचनाएं हैं उसमें हम देखते हैं वर्ण व्यवस्था का निर्माण इसलिए किया गया था कि समाज को सुचारू रूप से चलाया जाए। कविता को समझने के लिए पृष्ठभूमि समझना बहुत जरूरी है। हम पढ़ते हैं केवल परीक्षा के लिए, हमें परीक्षा के लिए नहीं बल्कि सर्वांगीण विकास के लिए हमें पढ़ना चाहिए। हमारा ब्रेन वॉश होना चाहिए, तब पढ़ाई होती है। समाज को सुचारू रूप से चलाने के लिए समाज को 4 वर्गों में विभाजित कर दिया गया। एक ब्राह्मण, उसे काम सौंपा गया, जो पढ़ सकते हैं अध्ययन करना उसका काम, और विद्या अर्जन करना और विद्या का दान देना।
पढ़ना, पढ़ाना, ज्ञान अर्जित करना और ज्ञान देना, यह ब्राह्मण का कर्तव्य है। ये कोई भी हो सकता है, उस समय जाति पाति कुछ थी ही नहीं, और इनको कट्टर नियम थे इनके लिए। जो ब्राह्मण है ये जंगल में रहेंगे, सोने के लिए नीचे, फिर वो तृणों पर सोएंगे, फिर घास पर सोएंगे नीचे। बड़े कट्टर नियम थे इनके लिए। और खाना ये इनको मांग कर खाना पड़ेगा। समाज में जाना है, दीक्षा मांगना है और आकर वहीं बाहर जाकर खाना है और वहीं पर दीक्षा देना, बच्चों को पढ़ाना है। ये कट्टर नियम थे उनके लिए। ब्राह्मण कोई पर्टिकुलर एक जाति नहीं थी। जो विद्या का अध्ययन करता है और देता है वो ब्राह्मण। उस परिभाषा के तहत आज हम सभी ब्राह्मण हैं, है ना? जो अध्ययन करता है ब्राह्मण। अब ब्राह्मण मैं अपने अनुसार उसकी परिभाषा करता हूं, जिसे ब्रह्म का ज्ञान होता है। मनुष्य के भीतर ब्रह्म है, जिसे हम कुंडलिनी कहते हैं। 3-3.5 चक्रों में वह होती है। चक्रों में नहीं, 4-3.5 जो है लपेटे मारे हुए होती है। और वह हमारे 7 चक्र हमारे शरीर के भीतर। 7वां चक्र का जब भेदन होता है, यहां पर होता है, मस्तिष्क के 4 द्वार खुल जाते हैं, उसे ब्रह्म कमल कहा जाता है। जब वो खुलता है ब्रह्मरंध्र, वहां पर कहा जाता है ब्रह्म की प्राप्ति। माने उसे सारे सृष्टि का ज्ञान अपने आप हो जाता है, और ये सत्य है, इसमें कोई झूठ नहीं है, और मैं इसके लिए कोई झूठा बात नहीं करूंगा। तो ये दूसरा लेते हैं क्षत्रिय के संदर्भ में। क्षत्रिय किसे? जिसकी भुजाओं में शक्ति है, जो समाज का रक्षण कर सकता है, वह क्षत्रिय कैटेगरी बनाई गई। उनको काम सौंप दिया गया, तुम क्षत्रिय का काम करो, जाओ। जिसकी भुजाओं में ताकत है, जो समाज की रक्षा कर सकता है, वह क्षत्रिय बना। अब खाने का सवाल उठा, पेट भरना तो पड़ेगा जिंदा रहने के लिए। तब ये काम किसको दिया जाए? वैश्य को दिया जाए। तू अच्छी तरह से बिजनेस कर सकता है, जाओ, तुम्हें यह हम काम देते हैं। वैश्यों ने वो काम संभाल लिया, बिजनेस वाला। अंतिम काम जो बचे हुए हैं, जिसको कोई काम नहीं आता है, वो इन तीनों की सेवा करने का काम इसको दिया, सबसे निचला काम। ये कोई जाति नहीं थी, जिसको जो काम आता है वो उस कैटेगरी में चले जाओ। पढ़ा सकते हो, पढ़ाने की कैटेगरी में जाओ। रक्षा कर सकते हो, वहां जाओ। बिजनेस कर सकते हो, वहां जाओ, वो आप वैश्य बन जाओगे। नहीं आता काम, आप शूद्र बन जाओगे। लेकिन जब इनके बच्चे हुए, आगे चलकर धीरे धीरे वर्ग वर्ण में परिवर्तित होता चला गया, और वह धीरे धीरे जाति प्रथा में आ गया। छूत अछूत संप्रदाय बन, छूत अछूत जो जिसे कहते हैं वो बन गया। शायद इस तरह से आपको किसी ने बताया नहीं होगा। हमें जाति इतनी हमें पता है कि ऐसा जाति है। आज भी हम अपने आप को किस जाति में, किस कैटेगरी में रखना है, ये हम तय करें। हमें ज्ञान आता है, हम ज्ञान दे सकते, इसलिए हम ब्राह्मण की कैटेगरी में। हम रक्षा कर सकते तो क्षत्रिय। वास्तव में हम चारों कैटेगरी में आते हैं। खुद का काम खुद करना, दूसरों का भी करना, हम शूद्र हैं। बाजार जाना, बाजार से सामान लेकर आना वगैरह वगैरह, वैश्य की तरह। खुद की रक्षा, दूसरों की रक्षा करना क्षत्रिय। अध्ययन करना, विद्या का अर्जन करना और दूसरों को देना ब्राह्मण। ये चारों वर्ग हमारे भीतर है, हम चारों भी है। आप कोई एक पर्टिकुलर जाति हमारी नहीं है। लेकिन आगे चलकर जातियां बनती चले गई और शूद्र को अपमानित किया गया तीनों वर्गों के द्वारा। वो जाति बन गई, अछूत बन गया, क्योंकि उसे मरे हुए जानवरों को साफ करना पड़ता था, उसकी खाल खींचना पड़ता था। जब उसे खाने के लिए नहीं है तो मरे हुए जानवर का मांस भी खाना पड़ता था। गंदे काम उसे करना पड़ता था, इसलिए उसके शरीर से दुर्गंध आती थी, और दुर्गंध आने के कारण लोग उसके निकट नहीं जाते थे। उसकी बदबू आती थी, इसीलिए नाक दबाकर जाना, भाई तेरा स्पर्श नहीं चाहिए, ये दुर्गंध लग जाएगी, बीमारी लग जाएगी, अछूत। लेकिन ये उस समय वो काम करता था, इसलिए अछूत ठीक था। लेकिन बाद के लोग थोड़े ना,
आज के लोग तो फ्रेश रहते थे, अच्छा ना कर धोकर साफ स्वच्छ अच्छे कपड़े पहन के आते थे। वो तो अछूत नहीं थे ना, उसमें से बदबू तो नहीं आती थी ना, फिर वो अछूत क्यों? गंदा काम किया, दुर्गंध आ रही, ठीक है, उससे दूर है हम जो भी आज भी जिससे दुर्गंध आती है वगैरह, हम दूर रहते हैं। पसीने के दिन में हमको बहुत पसीना आता है, दुर्गंध छूटती है, हम उससे दूर रहते हैं, इसका मतलब वो अछूत है क्या? नहीं, जातियां ऐसे बन गई। आज भी शूद्रों को, दलितों को जो है अपमानपूर्ण जीवन जीना पड़ता है। उसका नाम पूछा जाता है, उसकी जाति पूछी जाती है, और जाति पूछने के बाद उसके साथ व्यवहार किया जाता है। ओम प्रकाश वाल्मीकि की जूठन आत्मकथा जब मैं पढ़ रहा था, उसमें देखिएगा ट्रेन में वो सफर कर रहे थे, शायद आपको पहले से पता है ना, आपको मेरे जूठन पढ़ा है आपने? मुझे ऐसे लगा आप बीच में चर्चा कर रहे, मला माहित है, ऐसा मुझे लगा, ऐसा कुछ गलत मत समझिएगा। तो जूठे जब मैं पढ़ रहा था तो ट्रेन में सफर कर रहे थे, सामने वाला एक बर्थ में बैठे, टिफिन निकाला, सामने वाले ने टिफिन निकाल कर अब खाना है। हमारी यहाँ प्रथा है, ट्रेन में खाते समय हम सामने वाले को पूछते हैं, आप खाइए, ध्यान ना थोड़ा, है ना, बोलते ना। अब इसमें भी कैटेगरी होते हैं, बोला जो सच्चे दिल वाला है वो बोलता है ठीक है, पूरी रोटी निकालेगा ध्यान, या फिर सामने ऐसे करेगा क्या जोड़ो पाई, या फिर लेगा जबरदस्ती खिलाएगा। अब उसमें एक कंजूस होता है, ध्यान, एक ही बार बोलता है ध्यान, थोड़े से एवढे से, उसको खिलाना नहीं है, बोलते थोड़ा सा क्या, थोड़ा सा लीजिए, थोड़ा सा। अब मैं भी ऐसे कभी कभी कंजूस टाइप का था, वैसे मैं खाना नहीं खाता ट्रेन में, कभी घर से खाया। जब स्कूल कॉलेज में पढ़ाई करता था, मानसिकता वैसी थी ना उस समय, क्योंकि जो समाज सिखाता है हम वही सीखते हैं, पढ़ने के बाद हमारा ब्रेन वॉश हो जाता है। तो मैं भी ऐसे ही था, भूख भयानक लग रही, मैं दूसरों को क्यों पूछूं, और हम क्या करते, सामने वाला देखना चाहिए, जिस बार पर बैठे इधर सब बैठे इधर मुंह करके, और कुछ लोग मैंने ऐसे देखे घूंघट निकालते और चुप करना, तो मैंने भी उनकी देखा देखी, मैं भी एक बार देखा अच्छा होता है, दो तीन टाइप के लोग होते हैं। अब इसमें ये टाइप कुछ अलग तरह का टाइप हो जाता है। अब ट्रेन में वो बैठा है, टिफिन निकाला, सामने ओम प्रकाश वाल्मीकि बैठे हैं, अब टिफिन के निकाल कर खाना, और उनको पूछ रहे हैं आपकी जाति क्या है। जैसे ही ओम प्रकाश वाल्मीकि ने अपनी जाति बताई, उसने टिफिन अपने आप मतलब बंद कर दिया, और अपने साइड में जो वो खाना शुरू कर दिया, उसके बाद भी करना बंद कर दिया। जाति का अपमान यदि हमारे साथ ऐसा कोई करता है तो हमें कितना बुरा लगेगा। कहा जाता है ना कि मार अपेक्षा शब्द का मार, है ना, शब्द का वार जो है बहुत जबरदस्त होता है। हम जब बड़े बचपन में मार समझता है, शब्द का वार नहीं समझता, बड़े होने के बाद शब्द का मार समझता है, मारने के बाद तो आदमी भूल जाएगा, 1 महीना 2 महीने में, शब्द का वार जिंदगी भर नहीं भूलता है, बहुत जोर से चुभता है वो। तो वो बेचारे तो हजारों साल से सहते आए हैं, कैसे सह रहे होंगे। ओम प्रकाश वाल्मीकि की एक लव स्टोरी बताता है। कुलकर्णी से उनका परिचय हो गया था। मैं किसी जाति का विरोध नहीं कर रहा हूं, न किसी से कोई बैर है, अपना जो है वही मैं बता रहा हूं, इसलिए किसी को कोई बुरा मानने की जरूरत नहीं। हमारे कक्षा में कोई ब्राह्मण छात्र है तो अपने आप को अपमानित समझने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि पहले के लोग ऐसे थे, उन्होंने ज्ञानेश्वर को तो नहीं छोड़ा, तुलसीदास ब्राह्मण थे उनको नहीं छोड़ा, जो अच्छा काम करते उनको नहीं छोड़ा ना, वो भी ब्राह्मण थे ना। तुलसीदास आज जनमानस में फेमस है, ज्ञानेश्वर आज जनमानस में फेमस है ना। तो इसलिए बुरा मानने की कोई जरूरत नहीं है, अपमानित होने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि उनके बारे में है ही नहीं, जो गलत है उसके बारे में। तो मैं चल रहा था कि वो कुलकर्णी से मुलाकात, और वो कुलकर्णी जो है उसे घर पर लेकर गया। वाल्मीकि नाम जो है, ऐसा सरनेम सुनते ही ऐसा लगता है कि ब्राह्मण है,
है ना। उसे लगा ब्राह्मण है, चलो लेकर जाओ, घर पे लेकर गया, चाय वाय नाश्ता वगैरह सब हो गया। उसकी लड़की आई, वास्तव में लड़की के लिए उसको लेकर गया क्योंकि लड़का अच्छा दिखा। बाप पिता का हृदय लड़का ढूंढते, वर ढूंढते रहता लड़की के लिए। तब वो वर के रूप में उसे अच्छा लगा। अब लड़की की मुलाकात हुई, आगे चलकर धीरे धीरे ये मुलाकात प्रेम में परिणत हो गई। अभी एक बार जब ये चाय पी रहे थे, ऐसे में उस समय प्राध्यापक कांबळे वहां पर आए थे, उनके लिए एक स्पेशल कप ला कर दिया गया, पुराना वाला कप, और उस कप में उसे चाय दिया गया था। वाल्मीकि को, ये ब्राह्मण था ना उस समय, इसलिए उसको स्टैंडर्ड कप में चाय दिया गया। तो उसे बुरा लगा, अरे उससे ऐसा कप और मुझे, और कप वो भी साइड में रखा हुआ, और घर की औरतों ने उसे नहीं ला कर दिया, बल्कि वो कुलकर्णी जाकर उसको देता है, और घर की औरतों ने इसको वाल्मीकि को ला कर दिया था। बाद में उसने पूछा था ऐसा क्यों, हमारे यहाँ यक्षी के लिए अलग कप होता है। अब भाई जो उपन्यास आत्मकथा में लिखा है मैं वही बोल रहा हूँ, मेरे दिल से मैं कुछ नहीं बोल रहा। चाहे तो मेरे पास किताब है, आप पढ़ सकते हो, जो सच है सच है। अब आगे चलकर प्रेम बहुत प्रगाढ़ होते गया, और एक बार वो मतलब 2-3 बार मंदिर गए हो, लेकिन वाल्मीकि जी कभी मंदिर में गए नहीं और उसका कारण बताया नहीं। कभी उस लड़की ने वाल्मीकि से उसकी जाति नहीं पूछी थी, और वाल्मीकि ने कहा इन्हें पूछा नहीं तो मैं क्यों बताऊं, बताना भी उचित नहीं समझा। वाल्मीकि का एक दोस्त था ओम प्रकाश का, दोस्त को बताया कि ऐसी सी बात है, मेरी जाति तो, मैं तो दलित हूँ, चमार हूँ, और ये ब्राह्मण है, कैसे जमेगा। मैंने उसे बताया नहीं, मैं बताऊंगा तो कैसे होगा। उसने कहा उससे पूछा क्या, नहीं पूछा ना, फिर रहने देना। लेकिन वाल्मीकि जी चाहते कि मैं झूठ फरेब की इसमें नहीं रहूंगा, मैं बता दूंगा, मैं धोखा नहीं देना चाहता। वो गलत समझ रहे होगी, मुझे ब्राह्मण समझ रहे होगी वगैरह। एक दिन ऐसे ही मंदिर में नहीं गया, और उसने पूछ लिया कि मंदिर में न आने का कारण। तब उसने पूछा वापस कि प्राध्यापक कांबळे के साथ ऐसा क्यों। उसने कहा हमारे यहाँ ऐसी के लोगों के साथ ऐसे होता है, हमें सिखाया गया ऐसा कि वो आएंगे तो उनके लिए अलग कप दो। तो उसने कहा कि यदि मैं यसी हूं ऐसा कहूं तो वो कहते हैं नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। नहीं, अगर होगा तो नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। उसने बताया कि मैं यसी ही हूं, तब उसका दिल जो है उसका टूट गया। जवान फिसल जाते कभी कभी दिल, तो दिल टूट गया उस समय। दिल के टुकड़े 1000 हो गए, कोई यहां गिरा, कोई वहां गिरा। अब टूटे दिल से कहा कि मुझे तुमने ये राज बताया, लेकिन मेरे पिता को मत बताना। क्यों? क्योंकि मेरे पिता ने सारे समाज को बताया है कि तुम्हारे साथ विवाह होने वाला है। जब उन्हें पता चलेगा कि तुम यसी की हो तो उनकी जो है नाक कट जाएगी, गर्दन शर्म से नीचे झुक जाएगी। इसलिए उन्हें कभी मत बताना कि तुम यसी के हो। और ओम प्रकाश ने कहा ठीक है, नहीं बताऊंगा, और वो चला गया और यह चले गए सो। दोनों अपने अपने मार्ग पर चले गए। प्रेम बनते बनते टूट गया। जातियां प्रेम में दीवार बन गई। आज की वास्तविकता है यह। सजा किसी की सजा किसी और को मिलती है। प्रेम जाति धर्म ऐसा कुछ देखकर होता नहीं है। प्रेम किया नहीं जाता, हो जाता है। ऐसा मैं नहीं बोलता, मैंने फिल्म में ऐसा सुना। अब मैं आपके कक्षा में नहीं हूं, वरना मेरे किस्से आपको सुना देता मैं। मेरा भी किसी के साथ एक समय हो गया था, लेकिन वहां भी जातियां आड़ गई। खैर, उस संदर्भ में वो बहुत रोमांटिक लव स्टोरी, इसलिए मैं नहीं बोलूंगा। उसके लिए एक पीरियड लग सकता है, वो बाद में कभी ऐसे फुर्सत नहीं होता। तो वास्तविक बात जो है यहां मानवीय मूल्यों की बात है। मनुष्य ने मनुष्य को मनुष्य की नजर से देखना चाहिए, मानव की नजर से देखना चाहिए। इस धरती पर केवल 2 ही जातियां, एक स्त्री और दूसरा पुरुष।
न कोई धर्म, न और कोई जाति संप्रदाय, कुछ भी नहीं है। स्त्री और पुरुष ये दो ही है ना, आपको पता है ना, राइट? सही बोल रहा हूँ ना? एकदम पीछे, हाँ, उसको पता है ऑलरेडी, पहले से पता है। आप कक्षा छूटने के बाद जरूर उसको पूछेंगे, पूरी हिस्ट्री बोल देगा। तो बनाने वाले ने कोई भेदभाव नहीं किया, तो हम क्यों भेदभाव करें? मनुष्य ने ही ईश्वर का निर्माण किया, मनुष्य ने ही जातियां बनाई, हमने अपनी सुविधा के अनुसार सब कुछ बनाया। हम वास्तव में केवल मनुष्य है, मानव है, हमारा खून एक ही कलर का है, लाल कलर का। न हमारा नीला है, न पीला है, न हरा है, न केशरी कलर का है। नाना पाटेकर की फिल्म क्रांतिवीर देखी थी मैंने। वो एक पकड़ के लाता है किसी को और पत्थर उठाता है, मारता, अंगूठा फोड़ देता है। अंगूठा फोड़ गए जिसे घर देता, दोनों का अंगूठा फोड़ लेता है, खुद का भी उसका भी, और दोनों का खून गिलाता और बोलता, बता इसमें से कौन सा है? हाँ बोल, बता इसमें कौन सा मुसलमान का है, कौन सा हिंदू का है, बोल। उसका सारा नशा उतर जाता है। तो जब हमारा सब ब्लड एक ही है, हम सब एक ही है, तो मनुष्य को मानवता की नजर से देखना चाहिए। दलित विमर्श यह मनुष्य को मानव बनना सिखाता है, मानवीय नजर से मनुष्य को मानव की दृष्टिकोण से देखना सिखाता है, वह ब्रेन वॉश करता है। पत्थर हृदय को संवेदनशील बनाता है। ऐसा ही इस कविता में, श्रेष्ठ कविता में, ओम प्रकाश वाल्मीकि का एक दोस्त उससे उनकी जाति पूछता है। वो जाति पूछने के बाद यहां पर वो अपने आप को हीन समझने लगता है, हीनता बोध उसके भीतर आती है, क्योंकि जाति पूछने के बाद उसके साथ दुर्व्यवहार किया जाएगा, उसे उपेक्षित रखा जाएगा, उसे अलग रखा जाएगा। वो हीनता बोध उसके भीतर, कॉन्फिडेंस कम हो जाता है। जब मनुष्य का कॉन्फिडेंस कम होता है, आत्मविश्वास कम होता है, तो वो अपने आप को अलग, निराशा की दुनिया में ले जाता है, अकेलेपन का वो शिकार हो जाता है। ऐसे में कुछ भी हो सकता है, आत्महत्या भी कर सकता है, मनुष्य का मस्तिष्क विकृत हो सकता है, वो किसी भी मार्ग का चयन कर सकता है। इसीलिए उसे सामाजिकता उसमें होनी चाहिए। यहां पर फिर जब ओम प्रकाश को इस तरह से प्रश्न पूछा गया कि आपकी जाति क्या है, तब ओम प्रकाश ने भी एक बार ऐसे ही उससे प्रश्न पूछ लिया कि आपकी जाति क्या है। तब उसने कहा, क्या कहा? उसने कहा कि मैं जन्मा हूं ब्रह्मा के मुख से, इसलिए मैं श्रेष्ठ हूं। तब उसे लगा कि ताज्जुब है, मनुष्य का जन्म होता है सिर्फ मां की गर्भ से, फिर आप कैसे पैदा हो गए ब्रह्मा के मुख से? बात तो सही है, विज्ञान के छात्र हैं हम ऐसे वैसे भरोसा नहीं करते, है ना? जो है वह है। विज्ञान मतलब क्या? विशिष्ट ज्ञान। दिखा तभी मैं मानूंगा, नहीं दिखा नहीं मानूंगा। भूत, हमको पता ही नहीं भूत क्या होता है ना? ऐसा हम बोलते विज्ञान। तो यहां पर प्रश्न किया इसने, जब उसको प्रश्न किया तो उसने कहा कि मैं जो ब्रह्मा के मुख से जन्मा हूं, इसलिए मैं श्रेष्ठ हूं। अब इससे प्रश्न उपस्थित हो गया, इसके मन में ताज्जुब है कि सबका जन्म जो है मां की गर्भ से होता है और इसका जन्म जो है ब्रह्मा के मुख से हो गया। वो व्यंग्य वहां पर कर रहा है, वो अपने भीतर के टीप्स को बाहर निकाल रहा है। बात में तो दम है। क्या आपने देखा ब्रह्मा जी को? आपने देखा? किसने देखा? मैंने तो नहीं देखा। हाँ, टेलीविजन सीरियल में देखा ब्रह्मा को। वो कमल पर बैठे हुए होते हैं और 3 मुंडियां होती है उनकी। जो देखा वो बोल रहा हूं, मैं कोई अपमान नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मैंने देखा ही नहीं तो मैं कैसे बोलूं। हाँ, टेलीविजन में देखा, किताबों में जिन्होंने लिखा था, वर्णन किया था, वो मैंने सुना। किताबों में कुछ भी लिखा जा सकता। अब ब्रह्मा के मुख से जन्म और यहाँ भुजाओं से जन्म हो गया क्षत्रियों का, फिर किसी का पेट से जन्म हुआ, किसी का पैर से जन्म हुआ। आज किसी का जन्म ऐसा क्यों नहीं होता? हाँ, टेस्ट ट्यूब बेबी आजकल आ गया, विज्ञान ने वो प्रगति कर ली है। टेस्ट ट्यूब बेबी हो सकती है,
क्लोन हम बना सकते? ये प्रश्न उपस्थित हो गया। मुझे हमारे धर्म पर कभी कभी चिकित्सा या ऐसे जिज्ञासा निर्माण होती है। वो कहा जाता है कि हमारी पृथ्वी जो है शेषनाग के मस्तक पर विराजमान है, और शेषनाग के ऐसे ही रहेंगे कि हजारों सालों के। वो इधर उधर तो ऐसे करेंगे, इधर उधर किया कि पृथ्वी हिलेगी, धड़ाम से नीचे गिरेगी। तो ऐसा प्रश्न उपस्थित होता है। वैसे फैक्ट बहुत से हैं हमारे पास सर्जन के संदर्भ में या ऐसे। आप साइंस के छात्र हो, आप आगे चलकर और भी प्रगति करोगे। सबसे पहला सर्जन कौन है पता है क्या आपको? नहीं, महादेव जी हैं। आप पूछोगे कैसे, क्या ये कैसे संभव है, ये कैसे पॉसिबल है? भाई सबसे पहले क्या हुआ, गणेश जी का सर उड़ा दिया, हाथी का सर लाकर जोड़ दिया। ये पहली सर्जरी की थी ना उन्होंने, है ना? ऐसे कई सर्जरी है, आप निकालिएगा। आप अंबालिका का नाम सुना होगा महाभारत में, है ना? स्त्री है, अंबालिका नाम है या दूसरा कुछ तो नाम, अंबिका ऐसा कुछ तो नाम। वो स्त्री है और अपने आप को पुरुष बनाती है, पुरुष में रूपांतरित करती है एक ऋषि के द्वारा। वो सर्जरी करके उसे पुरुष बनाता है। आप मेंटली मैच्योर हो, आपके सामने बोलने में मुझे कोई ऐसा आपत्ति नहीं आनी चाहिए और आपकी भी नहीं होनी चाहिए। खैर बोलते बोलते निकल गया, जनरल नॉलेज है, ऐसे निकल जाता है मेरे मुख से जनरल नॉलेज। तो कविता के संदर्भ में कविता एक बार पढ़कर सुनाता हूं। हिकारत से पूछा उसने मेरा नाम मेरी जाति, मैं गड़ गया जमीन में हीनता बोझ से। उसने जाति पूछी थी और ये हीनता बोझ से गड़ गया। तब एक रोज मैंने भी जुटाई हिम्मत और पूछ लिया उससे वही सवाल। देखा उसने मेरी और बोला, मैं जन्मा हूं ब्रह्मा के मुख से इसलिए श्रेष्ठ हूं। ताज्जुब है, मनुष्य का जन्म तो होता है सिर्फ मां के गर्भ से, फिर आप कैसे पैदा हो गए ब्रह्मा के मुख से? कविता में कुछ खास नहीं है पढ़ने या पढ़ाने लायक, एक संदेश देता है, एक संदेश देती है कविता। बड़ी सरल कविता है। उसने क्वेश्चन पूछा, इसने भी क्वेश्चन पूछा, और उसके ऊपर एक प्रश्न चिन्ह उपस्थित हुआ और उसका उत्तर यहाँ दिया। व्यंग्य यहाँ पर वो इस कविता के माध्यम से कर रहे हैं। दलित साहित्य में ऐसा व्यंग्य हमें दिखाई देता है जब दलित अछूत है, इनसे छोटे काम करवाए जाते। कुएं पर पानी भी नहीं भर सकते ये लोग। जिसने कुएं का स्पर्श किया वो पापी हो गया, फिर उसको मारेंगे, पीटेंगे और कुएं को जो है साफ स्वच्छ करेंगे, पवित्र किया जाएगा। मंदिर में गलती से गया, मंदिर को पवित्र किया जाएगा, गौमूत्र से वगैरह शुद्ध किया जाएगा। तो ऐसे ही इनसे काम करवाया जाता है। अच्छा, एक बार दलित दामोदर मोरे नामक एक कवि है, अभी सेकंड ईयर के सिलेबस में है, तो उनकी एक दूसरी कविता है, कुआं खोदते ये लोग। और कुआं खोदते खोदते जब पानी लगने का समय आता है तब कुआं का काम रोक देते हैं। अभी सभी मजदूर दलित है, तो वो आकर बोलते, वो बाहर जो उसके कुएं का मालिक है वो आकर पूछता है, अगर तुमने काम क्यों रोक दिया? तो उन्होंने कहा, हम कौन है? अछूत है। अगर हम अभी पानी खोदेंगे तो पानी का स्पर्श हमसे हो जाएगा, पानी अछूत हो जाएगा, फिर आपके काम का नहीं रहेगा, इसलिए हमने काम रोक दिया। तो ऐसा व्यंग्य और मजाक भी इसमें उड़ाते हुए नजर आते हैं। और जब दलित साहित्य में वो मजाक उड़ाता है तो उसको थोड़ा सा तो क्या कहेंगे, सहानुभूति मिल जाती। वास्तविक दलित ये नहीं चाहता, जाति भेद नहीं करना चाहता। वो चाहता है कि सब मिलजुल कर रहे, वो हमको मानव समझे, क्योंकि उनको मानव से विपद कर जानवर के जैसा समझा गया था। मंदिर में प्रवेश नहीं, मुक्ति पर्व नामक अभी पाठ्यक्रम में एक उपन्यास है, उसके उपन्यासकार मोहनदास मिश्रा। उसमें एक पात्र है, वो मंदिर में जाता है, हिंदू लड़का और एक मुस्लिम लड़का, दोनों दोस्त, और मंदिर में जाते हैं, शिव मंदिर में। जैसे मंदिर में गए, वहां पर पुजारी आता है, शिवानंद शर्मा नामक। वो देखता है, उससे पूछता है तेरा नाम क्या है? वो कहता है सुमित। सरनेम क्या है? सरनेम नहीं है। कुछ तो होगा, नहीं है। कहाँ रहता, इतना बता? वो कहता है चमार टोले में
जैसे चमार टोला वो सुनता है उससे गुस्से से आग बबूला हो जाता है, और उसे डायलॉग कहता है, वो संवाद भारी डायलॉग, एक मांस काटने वाला और दूसरा मांस छीलने वाला, एक मांस काटने वाला एक मांस खींचने वाला, हे भगवान तुमने हमारा मंदिर भ्रष्ट कर दिया, और उसे वहां से हकाल दिया जाता है दोनों को। मानवीयता के दृष्टिकोण से यदि हम देखते हैं कि हमारे साथ यदि ऐसा कोई बर्ताव करता है तो हमें कितना बुरा लगता है, बहुत बुरा लगेगा। हमें इस बात की अनुभूति तब होती है जब बड़े लोगों की पार्टियों में या कोई बहुत बड़ा हीरो या बहुत बड़ा नेता आ रहा है और वहां से भी बड़े बड़े लोग हैं, ऐसे इसमें जब हम जाते हैं तब सिक्योरिटी गार्ड हमें धक्के मारकर ऐसे भगा देता है, तब हमें पता चलता है कि अछूत होने का अनुभव क्या है। मुझे धक्का मारा, फिर 8 वर्ष होता नहीं आदमी, मला धक्का दिला, ऐसा होता है। यहाँ पर ऐसे यहाँ जब ईद फेस्टिवल हुआ था हमारे यहाँ, शाहरुख का आए थे, वहाँ शाहरुख खान, दूसरे हीरोज आए थे, तो मैं भी जा रहा था, बैरिकेड के पास बाजू में था, आप घुसना बोला भीतर, एक आया वहाँ पर पुलिस, मैंने कहा मैं यहाँ पढ़ाता हूँ, लेक्चरर हूँ, धक्के मार के कर लिया, पहले आने को क्या हुआ तुझे? तो ऐसे अनुभव जो है आते रहते हैं, ऐसे बड़े बड़े किस्म के अनुभव आते रहते हैं। मैं फेसबुक पर अक्सर होता हूँ, और फेसबुक पर एक चैटिंग समय है क्या हमारे पास?